हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राही मेहता और आज की इस वीडियो को मैं एक सिंपल से सवाल से स्टार्ट करूंगा। देखो, दुनिया में एक ट्रीटी है जिसका नाम है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी कि एनपीटी। इस ट्रीटी का एक बेसिक रूल ये है कि जो देश पहले से न्यूक्लियर वेपन नहीं रखते वो न्यूक्लियर वेपन रखेंगे भी नहीं, और जो देश पहले से न्यूक्लियर वेपन रखते हैं वो धीरे धीरे उनका नंबर कम करेंगे। और आज स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 190 कंट्रीज, 190 देश इस ट्रीटी के सिग्नेटरी भी हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इंडिया ने कभी भी इस ट्रीटी को साइन नहीं किया। अब सोचो, अगर आप एक क्लब के रूल्स को नहीं मानते तो नॉर्मली उस क्लब के फायदे भी आपको नहीं मिलेंगे। ये तो बेसिक सा लॉजिक है, सिंपल सा रूल है। लेकिन स्टूडेंट्स, 2008 में कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते ये बेसिक लॉजिक जो है, ये बेसिक रूल जो है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया। अमेरिका ने इंडिया के साथ एक सिविल न्यूक्लियर डील साइन करी थी और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी कि एनएसजी यानी कि 48 कंट्रीज का एक ग्रुप जो पूरी दुनिया में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की सप्लाई को कंट्रोल करता है, उन्होंने इंडिया को एक स्पेशल वेवर दे दिया, वो भी बिना न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन किए। मतलब इंडिया को वो क्लब के फायदे मिलने शुरू हो गए जिस क्लब को हमने ज्वाइन ही नहीं किया था। तो स्टूडेंट्स, ये एक सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक आउटकम था, ये अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे कई सालों की फॉरेन पॉलिसी, कई सालों के इंटरनेशनल आउटकम्स जो थे वो काम कर रहे थे, एक स्पेसिफिक सोच काम कर रही थी और बहुत ही कैलकुलेटेड डिसीजंस काम कर रहे थे जो इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बचाते हुए लिए थे। समझ रहे हो? यानी कि इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, इंडिया का जो फॉरेन रिलेशन है, वो ऐसा था कि हम किसी क्लब के मेंबर भी नहीं है, किसी ट्रीटी के मेंबर भी नहीं है, किसी ग्रुप के मेंबर भी नहीं है, फिर भी उस ग्रुप के फायदे जो है वो हमको मिलने शुरू हो गए थे। और इसी को हमको आज को समझना है, इंडिया की इस पूरी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर जर्नी को समझना है कि कैसे हमने इस जर्नी के अंदर क्या क्या हासिल किया, कब हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, कब हमने टेस्टिंग करी, कौन कौन सी पॉलिसीज को अपनाया, आज किस पॉलिसी को हम अपना रहे हैं। यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों? सवाल यह भी आता है क्योंकि देखो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, जीएस 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीएस 3 में सिक्योरिटी से रिलेटेड, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल सिक्योरिटी, उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस पूरे क्राइसिस में जो आज की डेट में दुनिया में वेस्ट एशिया में चल रहा है, जहां अमेरिका और ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया हुआ है क्योंकि वो नहीं चाहते कि ईरान जो है वो एक न्यूक्लियर वेपन डेवलप करे, या फिर और भी बहुत सारे कारण हैं कि वो अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान पर अटैक क्यों किया है, पर वन ऑफ द बेसिक रीजन इज कि वो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप करे। बट इंडिया ने भी तो अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया था, इंडिया के अगेंस्ट भी अमेरिका था, पूरी दुनिया ही इंडिया के अगेंस्ट थी, बट स्टिल इंडिया ने इस पूरी डिप्लोमेसी को एक बहुत ही अच्छे तरीके से नेविगेट कर लिया। आज इंडिया न्यूक्लियर पावर्ड भी है, न्यूक्लियर डिक्लेयर्ड भी है, बट स्टिल इंडिया के जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं इन सभी कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे भी हैं। कैसे इंडिया ने सब कुछ अचीव किया, कैसे अपनी पॉलिसी को डेवलप किया, क्या है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी और क्या उसके अंदर हमको कुछ चेंजेस लेकर आने हैं, ये सभी जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये आपको डेप्थ में आंसर लिखने में मदद करेंगे अगर आपको इनका आंसर पहले से ही पता होगा। तो इस वीडियो में हम पूरी की पूरी जर्नी डिस्कस करेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और एंड में कुछ क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूंगा, प्रीलिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आपकी मदद भी कर सकते हैं। बट हाँ, अभी स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैप्टर के साथ और समझते हैं हम इसके अंदर कि इंडिया ने अपनी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी कैसे उसको डेवलप किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो पहले हम फाउंडेशन समझते हैं, पहले हम बेसिक समझते हैं, हुआ क्या, कैसे हुआ। देखो, 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए, प्राइम मिनिस्टर थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, और उसी समय भारत के एक साइंटिफिक आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। जब हम इंडिपेंडेंट हुए तब हमारा देश जो था वो बहुत ही कह लो कि गरीब देश था, पार्टीशन का दर्द हम झेल रहे थे, हमको अपनी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को अभी गरीबी रेखा से, पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेकर जाने का काम करना था। वो जो ब्यूरोक्रेटिक फ्यूडलिस्टिक सेटअप इंडिया के अंदर था उसको भी हमको रिमूव करना था, और साथ में इंडिया को अपने आप को कोल्ड वॉर से भी बचाना था। कोल्ड वॉर भी चल रही थी जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शुरू हुई थी, जिस कोल्ड वॉर के अंदर एक तरफ यूएसए था, दूसरी तरफ यूएसएसआर था। यूएसए हर कंट्रीज को अपनी साइड में लेना चाहता था, यूएसएसआर भी हर कंट्री को अपनी साइड में लेना चाहता था। और इस पूरे सिनेरियो के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो अपनी नॉन अलाइन मूवमेंट की पॉलिसी को लेकर आते हैं और बोलते हैं कि हम इस खेमे को भी ज्वाइन नहीं करेंगे और हम उस खेमे को भी ज्वाइन नहीं करेंगे। ये हमारी पॉलिटिकल या इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर हमारा स्टांस जो था वो मेंटेन हो जाता है नॉन अलाइन मूवमेंट का नेहरू जी के साथ। इसी स्टांस को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के एरिया के अंदर लेकर आते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जो कहते हैं कि देखो, इंडिया को न्यूक्लियर वेपन बनाना है या नहीं बनाना है ये हम बाद में डिसाइड करेंगे,
लेकिन अभी हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जरूर बना लेंगे ताकि फ्यूचर के अंदर अगर हमको जरूरत पड़े तो उस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम न्यूक्लियर वेपन भी डेवलप कर लें। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की नॉन अलाइन मूवमेंट को एक न्यूक्लियर वर्जन दिया और हमारी एक पॉलिसी तैयार करी। और वो कहते थे कि भारत के लिए न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ बॉम्ब बनाने के लिए ही जरूरी नहीं है, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, इंडिया की साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए जरूरी है, इंडिया की सोवर्निटी के लिए जरूरी है। इंडिया को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जरूर डेवलप करनी चाहिए। वेपन बनाना है या नहीं बनाना है, यह बाद में चेक कर लेंगे, बाद में डिसाइड कर लेंगे, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी पर काम करो। इसी के चलते 1948 में भारत सरकार जो है वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाती है और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इसके पहले चेयरमैन बनाए जाते हैं। फिर 1954 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की डेथ के बाद इंडिया बनाता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ट्रोम्बोए में इसको बनाया जाता है, बॉम्बे के पास इसको स्टेशन किया जाता है। फिर 1956 में इंडिया अपना पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाता है जिसका नाम था अप्सरा, जो हमने कनाडा की असिस्टेंस से बनाया था। और धीरे धीरे इंडिया जो है वो अपनी न्यूक्लियर जर्नी के अंदर प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर देता है। 48 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन, 54 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और 1956 में अपना पहला न्यूक्लियर रिएक्टर। ये तीनों डेट्स याद करना, इन तीनों डेट्स का स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस क्या है, क्या हमने एस्टेब्लिश किया, इसको याद रखना। पेपर में माइक्रो डायग्राम बताते हुए छोटे छोटे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हम इन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का इस जर्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इतना समझ लिया आपने। अब यहां पर एक अहम सवाल है, नेहरू जो नॉन अलाइन मूवमेंट चला रहे थे, क्या वो न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहते थे? तो यहां पर अगर मैं आपको जवाब दूं तो ऑफिशियली नहीं, नेहरू पर्सनली न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहते थे, वो उसके खिलाफ थे। लेकिन उन्होंने ये भी सोच रखा था कि इंडिया के पास ऑप्शन जरूर होना चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी रखो, डिसीजन बाद में ले लेंगे। इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी, इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी। अब थोड़ा ध्यान दो यहां पर, 1947 से लेकर 1974 तक इंडिया की इस पूरी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को हम स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी के नाम से जानते हैं। ये हमारा फाउंडेशनल फेज था, ये हमारा पहला फेज था। इसका मतलब है कि ना तो हम न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं और ना ही हम ये कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर काम नहीं करेंगे। हम न्यूक्लियर रिसर्च करेंगे, ऑप्शन खुला रखेंगे, ना तो हम ना कहेंगे ना ही हम हा कहेंगे, हम दुनिया को एम्बिग्यूटी के अंदर डाल देंगे। लेकिन ये स्ट्रेटेजिक तरीके से चलाई जाएगी तो इसका नाम पड़ा स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी। मतलब नेहरू ने बेसिकली वही किया जो आप करते हो, एग्जाम के टाइम पर करते हो, ऑप्शन खुला रखते हो कि ए को टिक करना है, बी को टिक करना है, सी को करना है, डी को करना है, बाद में जिसकी जरूरत पड़ेगी जो लगेगा सही उसको टिक कर दिया जाएगा। इसको ही नेहरू ने या डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने मिलाकर न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी में डालने का काम किया। यह था हमारा पहला फेस, यह था हमारा पहला चैप्टर। इसको अगर समझ लिया है तो मैं आगे चलता हूं, तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। जब इंडिया थोड़ा इससे आगे बढ़ता है, जब इससे हम आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी को हम मेंटेन कर रहे थे, टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे थे, तब एक चीज हुई 1962 के अंदर हमारी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी जो है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाती है। 1962 के अंदर चाइना भारत के ऊपर अटैक कर देता है, आपको पता ही है, इंडो चाइना वॉर होती है। हम उस वॉर के अंदर हारते हैं और एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शॉक जो है वो इंडिया को लगता है, क्योंकि हम तो हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे और उसी चीनी भाई ने भारत के ऊपर हमला किया और लद्दाख का एक रीजन काटकर अक्साई चीन अपने कंट्रोल में लेकर चला गया। फिर क्या हुआ? फिर वो देश जिसने अभी 2 साल पहले भारत को डिफीट किया है, 1964 में वही चाइना जो है ऑपरेशन 596 करता है और अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लेता है, अपने आप को न्यूक्लियर वेपन पावर्ड कंट्री डिक्लेयर कर देता है। इंडिया जो 2 साल पहले चाइना से हारा है, 2 साल के बाद ही वो देखता है कि उसका पड़ोसी देश, उसका दुश्मन देश न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर चुका है। मतलब हमारा सारा का सारा जो कैलकुलेशन था वो बिगड़ गया। अब हमारे देश में, हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारी आर्मी में, हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी में ये बात उठने लगी कि अब अपनी कैलकुलेशन बदलो, अब अपनी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी को छोड़ो, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी को छोड़कर अब न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की तरफ बढ़ो, क्योंकि अब ये हमारे लिए नेसेसिटी बन चुका है, इंपॉर्टेंट हो चुका है। नहीं तो चाइना का कोई भरोसा नहीं, दोबारा हमला करेगा, न्यूक्लियर हथियार दिखाएगा और हम उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसी के चलते भारत की इस पॉलिसी को हमको बदलना पड़ता है, हम बदलते हैं और यहीं से स्टूडेंट्स हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होता है, जिस चैप्टर को हमने नाम दिया है दी रिसेस्ड डेटरेंस का चैप्टर। दी रिसेस्ड डेटरेंस का चैप्टर समझाता हूं, इसको पूरा डिटेल में समझाता हूं, थोड़ा सा हौसला रखो। देखो,
1962 हो गया, 64 हो गया, हमारे अंदर इंटरनल शिफ्ट आया, कैलकुलेशन हमारी बिगड़ी। अब हमको क्या करना था? अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना था। और अब हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं। साल आ चुका है 1974 का, तारीख है मई 18 की, और इंडिया अपना एक ऑपरेशन लॉन्च करता है जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, और पूरी दुनिया को हिलाने का हम काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की अध्यक्षता के अंदर भारत पोखरान टेस्ट रेंज राजस्थान के अंदर अपना पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर देता है। पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन क्यों बोला गया यह भी समझाता हूं। जिसकी टोटल यील्ड थी टोटल 8 किलो टन। जो अमेरिका ने हिरोशिमा के ऊपर जो बॉम्ब गिराया था, लगभग उसके आधे साइज का एक बॉम्ब जो है वो भारत पोखरान के अंदर टेस्ट कर लेता है। नाम इसका रखते हैं हम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। टेस्ट होने के बाद प्रधानमंत्री को फोन पर यह बताया जाता है दैट बुद्धा इज स्माइलिंग, मतलब टेस्ट हमारा कामयाब हो चुका है, टेस्ट हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। इसको हमने पीसफुल न्यूक्लियर ऑपरेशन का या एक्सप्लोजन का नाम क्यों दिया, यह भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों दिया? क्योंकि भारत ने बोला कि हमने हथियार नहीं बनाया है, हम तो बस पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहे हैं, हम इससे बॉम्ब नहीं बनाएंगे, हमने टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, हम सिविल इंजीनियरिंग के अंदर इसका इस्तेमाल करेंगे, हम खदान खोदेंगे इससे, हम पहाड़ खोदेंगे इससे, हम सड़कें बनाने में इस्तेमाल करेंगे, हम पहाड़ को काटने में इस्तेमाल करेंगे, हम डैम वैम बनाने के लिए, एरिया क्लियर करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। हम कोई हथियार नहीं बना रहे हैं, हमने कोई बॉम्ब नहीं बनाया है। इसको भारत ने तभी बोला पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, क्योंकि भैया हम शांति प्रिय देश हैं, हम दुनिया के विश्व गुरु टाइप के देश हैं, हम दुनिया में अतिथि देवो भव बोलते हैं, हम बोलते हैं कि भैया वसुदेव कुटुंबकम, दुनिया पूरा का पूरा हमारा एक परिवार है, पूरा विश्व हमारा एक परिवार है। और अगर हम ऐसी चीज बोलेंगे और साथ में दुनिया को तबाह करने लायक एक बॉम्ब हम बनाएंगे तो हमारी वो जो फिलॉसफी है, हमारी जो इंटरनेशनल जो क्राइटेरिया के अंदर हमारी जो इमेज है उसको नुकसान हो सकता था। इसलिए हमने इसका नाम रखा पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। और बेसिकली बताऊं, सैंक्शन से बचने के लिए हमने इसका नाम रखा था। लेकिन सैंक्शन तो तब भी लगे क्यों नहीं लगने थे? क्योंकि जो हमने इसके अंदर प्लूटोनियम इस्तेमाल किया था वो हमको कनाडा ने सप्लाई किया था। इसके अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्टर हमने इस्तेमाल किया था वो कनाडा ने हमको सप्लाई किया था। तो कनाडा और भारत के रिश्ते जो हैं वो इस पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद भी डीरेल हो जाते हैं, और अमेरिका और बाकी कई देश मिलकर भारत के ऊपर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। दुनिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, मोस्टली कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन हमने दुनिया में एक एम्बिग्यूटी क्रिएट फिर से कर दी। और डिप्लोमेसी में एम्बिग्यूटी जो है स्टूडेंट्स वो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। इस टेस्ट के कामयाब होने के बाद से भारत ने दुनिया को यह बोला कि भैया हमने पीसफुल पर्पस के लिए किया था, मतलब हमारे पास अरेंजमेंट है, हमारे पास सारा सिस्टम, सारी टेक्नोलॉजी है, असेंबल्ड नहीं है। हम न्यूक्लियर वेपन अपने आप को डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं 1974 के बाद, हमने बस दुनिया को यह बताया कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, हम हथियार नहीं बना रहे हैं, हम उसको असेंबल नहीं कर रहे हैं, जरूरत अगर पड़ेगी तब देख लिया जाएगा इसको असेंबल करने के लिए। तो आयरनी देखो, इस सारे प्रोसेस का रिजल्ट क्या निकलता है? इस सारे प्रोसेस का रिजल्ट निकलता है कि अमेरिका और कई सारे देश मिलकर एक नया ग्रुप बना लेते हैं जिसका नाम रखा जाता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का जन्म होता है भारत के ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के बाद। और कई सारे देश मिलकर, अगर मैं आपको टेक्निकली बताऊं, अमेरिका, कनाडा, सोवियत यूनियन, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये सातों देश एक साथ मिलकर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनाते हैं, जिसके अंदर रखा जाता है कि भैया मकसद ये होगा कि इंडिया जैसा कोई दूसरा देश ऐसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल ना करे जिससे वो न्यूक्लियर वेपन बना ले, सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को मिलिट्री यूज में कन्वर्ट ना कोई कंट्री कर पाए, इस ऑब्जेक्टिव के साथ इस एनएसजी को बनाया जाता है। और आयरनी देखो, इंडिया ने टेस्ट किया, इंडिया के अगेंस्ट न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बना। 2008 में इंडिया को उसी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ने एक स्पेशल वेवर भी दिया। दिस इज कॉल्ड फुल सर्कल, दिस इज कॉल्ड इंडियाज, जो आप कह सकते हो कि एक बहुत पावरफुल हमारी डिप्लोमेसी, बहुत पावरफुल हमारी फॉरेन पॉलिसी। वो ग्रुप जो भारत के अगेंस्ट बनाया गया था, उसी से भारत को, इकलौता देश भारत को, एक स्पेशल वेवर मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझते हैं। 1974 में इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगे, इंडिया को अकेला कर दिया गया, इंडिया के ऊपर टेक्नोलॉजिकल बैन लगा दिया गया। और एक चीज अभी भी चल रही थी, एनपीटी का सवाल, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सवाल। भारत इसको साइन करने से इनकार कर देता है, भारत ने आज तक इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है।
भारत न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को बोलता है कि ये न्यूक्लियर अपार्थीड है, न्यूक्लियर डिस्क्रिमिनेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बता रहा हूं, न्यूक्लियर अपार्थीड एंड न्यूक्लियर डिस्क्रिमिनेशन। जब ऐसे ऐसे कीवर्ड्स आंसर में जाते हैं ना, तो मजा आ जाता है आंसर वाले एग्जामिनेशन वाले को चेक करने के लिए। अपार्थीड कहीं और का वर्ड है, न्यूक्लियर कहीं और का वर्ड है, दोनों का आप जब ज्वाइन कर देते हो, दो एकदम डिफरेंट वर्ड्स को जब आप ज्वाइन कर देते हो, वो बनते हैं एग्जाम रिलेटेड कीवर्ड्स। तो न्यूक्लियर अपार्थीड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड टू बी यूज्ड इन दीज काइंड्स ऑफ आंसर्स। ठीक है, मतलब भारत ने बोला कि भैया आप तो ये बोल रहे हो कि एनपीटी के तहत 5 देश तो न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं जिन्होंने एनपीटी के आने से पहले न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिए थे, और बाकी दुनिया का कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता। ये किस बात की डिस्क्रिमिनेशन? भारत की अपनी सिक्योरिटी पर्पसेस है, अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स है। चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान पड़ोस में बैठा है, वो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। भारत ने न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया, तो भैया दोनों देश मिलकर भारत पर हमला कर देंगे, तो हम क्या करेंगे? अपने बचाव के लिए, अपनी डेटरेंस के लिए हम तो भैया बनाएंगे, और हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं करेंगे। और भारत ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया, इसको डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी बोला, इसको अपार्थीड बोला, इनइक्वेलिटी को प्रमोट करने वाली ट्रीटी का हमने इसने नाम दिया, और हमने इसको साइन नहीं किया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए सारी कहानी? देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है किसी भी पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए, कितना कुछ झेला होगा भारत ने अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर पॉलिसी को डेवलप करने के लिए। हम झेलते चले, आगे बढ़ते चले। आज वो डेट है 2026 है कि कोई देश भारत के ऊपर हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत के पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद है। जैसे ईरान के अंदर हुआ, वैसा भारत के साथ नहीं हो सकता है। लेकिन फिर ये जो 1974 से 1998 का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को भी नोट करो। 1974 जब हमने अपना ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किया, और 1998 जब हमने अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया, इस बीच के टाइम पीरियड को हम बोलते हैं रिसेस्ड डेटरेंस। रिसेस्ड डेटरेंस का मतलब हुआ कि हमारे पास वेपन है लेकिन असेंबल्ड नहीं है, डिप्लॉयड नहीं है, डिक्लेयर्ड नहीं है। और ये सारा रिसेस्ड डेटरेंस ये 24 साल के टाइम पीरियड तक चलता रहा। भारत ने दुनिया को बोला कि भैया हमने हथियार बना तो लिया है, बट उसको असेंबल नहीं किया है, हमने उसको डिप्लॉय नहीं किया है किसी देश के खिलाफ, हम अभी उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। और फिर क्या होता है? फिर एक नया पॉलिटिशियन आता है, सारा इंटरनेशनल स्टांस चेंज होता है, दुनिया 24 साल आगे बढ़ती है। तारीख आती है मई 1998, मई 11 और मई 13। प्रधानमंत्री आते हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। चुनावों में जीतने से पहले ही वो ये वादा करके आए थे कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे और भारत को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर करेंगे, और वो ऐसा ही करते हैं। अब 2 एंगल्स है हमारे सामने, एक मोरल एंगल है हमारे सामने और एक सिक्योरिटी एंगल है हमारे सामने। एनपीटी मोरली गलत थी, और सिक्योरिटी एंगल से चाइना न्यूक्लियर आर्म्ड था। एनपीटी गलत थी, हमने साइन नहीं किया। सिक्योरिटी एंगल से चाइना के पास न्यूक्लियर हथियार था, तो भारत के पास भी न्यूक्लियर हथियार होना चाहिए। इन दोनों ही एंगल्स को आंसर में अगर लिखोगे तो बढ़िया नंबर मिलेंगे, एक साइडेड आंसर लिखोगे तो वीक लगेगा। तो इस सारे सीन को समझने के लिए 24 साल बाद फिर क्या हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता के अंदर उनकी सरकार के दौरान भारत एक और न्यूक्लियर टेस्ट करता है जिसका नाम है ऑपरेशन शक्ति, और पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो भारत के अगेंस्ट हो जाता है। ग्लोबल बैकलैश का हमको सामना करना पड़ता है। ठीक है जी। अब इसमें क्या हुआ? इसमें हमने मई 11 को 3 टेस्ट किए, मई 13 को हमने 2 टेस्ट किए। दैट इज वेरी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, अगर हम उसको छोड़ें भी तो। पर हमने टोटल 5 टेस्ट किए इस ऑपरेशन शक्ति के दौरान, और इस ऑपरेशन शक्ति के बाद दुनिया भर के सामने भारत ने यह बता दिया कि हमने टोटल 45 किलो टन के टेस्ट, न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिए हैं। अमेरिका की CIA जो भारत के साइंटिस्ट के ऊपर, भारत के आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर, भारत की पूरी टेक्निकल दुनिया के ऊपर नजर रखे हुए बैठी थी कि भारत कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट ना करे, उनको हिंट तक नहीं लगा। उनकी नजरों के नीचे से भारत ने इस टेस्ट को कामयाब किया, और बाद में CIA ने यह खुद एडमिट किया कि उनको पता भी नहीं चला भारत ने इस टेस्ट को कैसे कंडक्ट कर लिया। क्योंकि हमारे जो आर्मी ऑफिसर थे, जो साइंटिस्ट थे, वो इस पूरे टेस्ट के दौरान, पूरे ऑपरेशन के दौरान रात को काम करते थे, और दिन में जो थे वो मतलब सारी की सारी जगह को ऐसा कर दिया करते थे कि आपको पता भी नहीं लगेगा बाहर से कि यहां पर कुछ ऐसी चीज टेस्ट होने वाली है। बट ये सारा ऑपरेशन फाइनली हमारा सक्सेसफुल होता है।
मई 11, मई 13, टोटल 5 टेस्ट हमारे होते हैं। टोटल 45 किलो टन की यील्ड के वेपन्स हम टेस्ट कर लेते हैं। वाजपेयी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दुनिया को बताते हैं कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुका है। और वहां से समस्या शुरू होती है बच्चों, वहां से समस्या शुरू होती है, चेन रिएक्शन शुरू होती है। पहली चेन रिएक्शन आती है मई 28 को। पाकिस्तान भी 5 टेस्ट कर लेता है, न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है मई 28 को। कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तान का एक इलाका है चगाई हिल्स, यहां पर पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर टेस्ट करता है, अपने आप को भी न्यूक्लियर कंट्री डिक्लेयर कर देता है। हमसे कुछ दिनों के बाद अब न्यूक्लियर रेस इससे शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान और न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, भारत और बनाएगा, वो और बनाएंगे, और ये न्यूक्लियर रेस चलती रहेगी। फिर भारत के ऊपर लगते हैं सैंक्शंस। अमेरिका अपने देश के 2 कानूनों का फायदा उठाता है, ग्लेन एक्ट एंड प्रेसलर एक्ट। ग्लेन एक्ट और प्रेसलर एक्ट की मदद से अमेरिका भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा देता है। कनाडा भी भारत के साथ दोबारा न्यूक्लियर टाइज तोड़ देता है। और इन सारे सिनेरियो के बीच में भारत को फिर से अकेला छोड़ दिया जाता है, फिर से साइडलाइन करने की भारत को कोशिश की जाती है। लेकिन इस बार भारत पूरी तैयारी के साथ आया था। भारत की तैयारी जो थी वो भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी के अंदर हमको दिखाई देती है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भारत अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी खुद ही डिक्लेयर कर देता है। अपने आप को न्यूक्लियर वेपन कंट्री भी डिक्लेयर किया और अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को भी हमने खुद डिक्लेयर किया, क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल देश हैं। हम अपने आस पड़ोस के देशों की तरह इररिस्पॉन्सिबल तरीके से काम नहीं करते हैं। हम एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करने वाली कंट्री हैं। और इस ट्रीटी के या इस पॉलिसी के टोटल 4 पिलर्स जो है वो बनकर हमारे सामने आते हैं। 4 पिलर्स। पहला पिलर जो इस पूरी पॉलिसी का था वो था नो फर्स्ट यूज, यानी कि भारत पहला न्यूक्लियर हमला खुद ब खुद किसी देश के ऊपर नहीं करेगा। यानी कि हम पहले न्यूक्लियर वेपन टेस्ट नहीं करेंगे, वेपन हमला नहीं करेंगे किसी देश के ऊपर, न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। सिर्फ रिटेलिएशन के लिए हम उसका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा तब जवाब में हम उसके ऊपर अटैक करेंगे। यह था हमारा इस न्यूक्लियर पॉलिसी का पहला पिलर। दूसरा पिलर था मैसिव रिटेलिएशन, मतलब अगर किसी ने हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया, हमारे ऊपर फेंक दिया कोई न्यूक्लियर बॉम्ब, वी विल मैसिवली रिटेलिएट, हम छोड़ेंगे नहीं। वी विल मेक श्योर कि वो कंट्री जो है वो दोबारा किसी भी टाइप का हमला करने के लिए कैपेबल नहीं रहे। ये था हमारा सेकंड, या अभी भी है ये हमारा सेकंड पिलर ऑफ आर न्यूक्लियर पॉलिसी और आवर न्यूक्लियर आर्किटेक्चर। तीसरा हमारा पिलर था नेगेटिव सिक्योरिटी एश्योरेंस। नेगेटिव सिक्योरिटी एश्योरेंस का मतलब जिस देश के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है उस देश के खिलाफ भारत कभी भी न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगा। यह है हमारा नेगेटिव सिक्योरिटी एश्योरेंस, थर्ड पिलर ऑफ आवर न्यूक्लियर आर्किटेक्चर। और चौथा सिविलियन कंट्रोल। भारत ने बोला कि हमारा न्यूक्लियर मिलिट्री प्रोग्राम अलग है, न्यूक्लियर सिविलियन प्रोग्राम अलग है। भारत के न्यूक्लियर सिविलियन प्रोग्राम के ऊपर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA वो आकर निगरानी रख सकती है, वो आकर तक चेक वगैरह कर सकती है। हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप आओ देखो, सिविलियन यूसेज को देखो, मिलिट्री यूसेज, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम बिल्कुल सेपरेट कर रहे हैं। सिविलियन दरवाजे आपके लिए खुले हैं और उसका हम आपको कोई भी रोक नहीं लगाएंगे। आप आओ, चेक करो, जी भरकर चेक करो। ये भारत की बनती है न्यूक्लियर पॉलिसी, दी न्यूक्लियर आर्किटेक्चर, जो हम ऑपरेशन शक्ति के बाद लागू करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के इस ऑपरेशन शक्ति के बाद इसको लागू किया जाता है। 1998 के बाद भी भारत इंटरनेशनली आइसोलेटेड तो हो गया था, प्रेशर तो भारत के ऊपर था, लेकिन एक चीज क्लियर हो गई थी कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन स्टेट है और ये वापस नहीं होगा। अब सवाल है आगे क्या होगा। ठीक है, आगे क्या होगा ये तो मैंने आपको समझाया, न्यूक्लियर हमारी जो पॉलिसी है ये तो मैंने आपको समझाई। बट फिर क्या हुआ, फिर हमने एक मास्टर स्ट्रोक चला। मास्टर स्ट्रोक क्या था हमारा, हमने 2008 में डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक चला और हमने अमेरिका के साथ एक सिविल न्यूक्लियर डील साइन करी। अब देखो थोड़ा सा सिनेरियो समझो, यहां पर हर एक चीज दूसरी चीज के साथ कनेक्टेड है। यहां पर देखो 2001 सितंबर 2001 9/11 का हमला होता है अमेरिका के ऊपर। अल कायदा के कुछ टेररिस्ट जो हैं वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में मौजूद ट्विन टावर्स के ऊपर अटैक करते हैं, ट्विन टावर को गिराए जाते हैं।
अमेरिका को इस हमले से उबरने के लिए, उन आतंकवादियों को ढूंढने के लिए, वॉर अगेंस्ट टेरर चलाने के लिए रिलायबल पार्टनर्स चाहिए थे। साउथ एशिया उस समय बहुत ही स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल हो गया, क्योंकि दुनिया जानती थी कि अलकायदा जो है वो अफगानिस्तान की पहाड़ियों के अंदर छुपा हुआ है। साउथ एशिया में भारत वन ऑफ द फ्यू डेमोक्रेटिक कंट्री है, और उस साउथ एशियन क्रिटिकल रीजन में अमेरिका को एक रिलायबल पार्टनर चाहिए था, और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, एक बड़ी मार्केट था, चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए अमेरिका की मदद कर सकता था। हम बन गए अमेरिका के लिए एक बहुत ही अच्छे पार्टनर। और 2001 के बाद 2004 में बुश एडमिनिस्ट्रेशन, जब अमेरिका में जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर बुश जब प्रेसिडेंट थे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान हमने एक एग्रीमेंट साइन किया अमेरिका के साथ, जिसका नाम था नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और वो फ्रेमवर्क जो था वो स्टार्ट किया गया, और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़े। जुलाई 2005 में बुश ने और मनमोहन सिंह की एक वॉशिंगटन डीसी के अंदर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट को अनाउंस कर दिया गया। ठीक है, इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट को अनाउंस कर दिया गया। ये डील क्या थी एग्जैक्टली? देखो, अमेरिका सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और फ्यूल इसके तहत इंडिया को देगा, सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और फ्यूल भारत को देगा। इंडिया अपने सिविलियन और मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम को अलग अलग कर देगा, और सिविलियन प्रोग्राम जो है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफगार्ड को भारत लागू कर देगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा सिर्फ सिविलियन फैसिलिटीज के ऊपर। मतलब इंडिया अपने मिलिट्री रिएक्टर्स को तो टच नहीं करवाएगा, सिविलियन रिएक्टर्स पर इंटरनेशनल इंस्पेक्शन हो पाएगी, और बदले में फुल सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन भारत को अमेरिका के साथ मिलेगा। लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं था। इसके चलते भारत के अंदर पॉलिटिकली बहुत चीजें हुई। मनमोहन सिंह की सरकार गिरते गिरते बची, बट वो एग्जाम रेलेवेंट नहीं है, तो उसको हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर थोड़ा बहुत पॉलिटिकल न्यूज आपको सुनना पसंद है, तो वो बहुत ही मसालेदार खबर है, उसको आप कहीं और जाकर किसी जगह पर सर्च करके पढ़ लेना, वीडियो वगैरह देख लेना। एग्जाम परस्पेक्टिव से हमारे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, फिर क्या हुआ? भारत ने अमेरिका के साथ 1, 2, 3 एग्रीमेंट साइन किया, सिविल न्यूक्लियर डील साइन करी, और फिर यह सारा मुद्दा कहां चला गया? फिर यह सारा मुद्दा चला गया एनएसजी के अंदर, जो था हमारा अल्टीमेट एग्जेम्पशन। एनएसजी के पास यह मुद्दा गया, उसके अंदर जो कंट्रीज थी उनमें भारत को मेंबरशिप दिलवाने के लिए कंसेंसस चाहिए था। चाइना ने भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को मेंबर नहीं बनने दिया, भारत को ज्वाइन नहीं करने दिया। ऑस्ट्रिया ने भी मना किया, आयरलैंड ने भी मना किया, न्यूजीलैंड ने भी ऑब्जेक्शन उठाए, बट स्टिल सितंबर 6 2008 को, सितंबर 6 2008 को, डेट याद कर लेना, एनएसजी ने भारत को स्पेशल वेवर दे दिया, बिना एनपीटी के साइन किए दे दिया। मतलब भारत अब न्यूक्लियर ट्रेड कर सकता है। दुनिया में सिर्फ इंडिया के लिए ही ये एक्सेप्शन था, और इंडिया न्यूक्लियर पावर कंट्री से अब फ्यूल भी ले सकता है, भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को भी मेंटेन कर सकता है। इन सब चीजों के चलते भारत दुनिया भर के अंदर एक न्यूक्लियर पावर देश बना, एक एक्सेप्टेड कंट्री भी बना, एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री भी बना, और इंडिया इंटरनेशनली लेजिटिमेट भी हो गया एज ए न्यूक्लियर स्टेट, वो भी एनपीटी को बिना साइन किए। यह है हमारी डिप्लोमेसी की पावर, यह थी हमारी न्यूक्लियर एवोल्यूशनरी जर्नी। ठीक है, इतना समझ में आया? लेकिन इसके बाद भी तो कुछ चाहिए। न्यूक्लियर हथियार बना लिए, पर न्यूक्लियर हथियार चलाने भी तो हैं। न्यूक्लियर हथियार बिना चलाए न्यूक्लियर वेपन बनाने का मकसद ही क्या है? पर भगवान कभी भी ऐसा मौका ना लाए कि भारत को या किसी भी देश को न्यूक्लियर हथियार चलाने पड़े। बट वही बात है ना, कैपेसिटी तो होनी चाहिए, कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए कि अगर आपने न्यूक्लियर हथियार बनाए हैं और जरूरत पड़ने पर आप उसको चला भी ना पाओ, वो कैपेसिटी भारत कैसे मेंटेन करता है, चलो उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। इस कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए कि कभी भी जरूरत पड़ने पर भारत न्यूक्लियर हथियार चला सके, भारत ने बनाया दूसरे देशों की तरह न्यूक्लियर ट्रायड। मतलब अगर हमारे ऊपर हमला हो तो हम हवा से, हम समुंदर से, या फिर हम जमीन से भी अपने न्यूक्लियर हथियार जो है वो यूज कर सकें। अगर भारत के ऊपर हमला हुआ तो पहली बात तो हम लैंड बेस्ड अपने न्यूक्लियर वेपन चलाएंगे। लैंड बेस्ड न्यूक्लियर वेपन चलाने के लिए हमारे पास अग्नि सीरीज की मिसाइल्स हैं, अग्नि 1 टू अग्नि 5, जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड अपने साथ लेकर जा सकती हैं। यानी कि लैंड बेस्ड तो हम हमले का जवाब दे सकते हैं अग्नि सीरीज की मिसाइल्स के थ्रू। बट लेट्स से ये सारी की सारी मिसाइल जो है वो इन सब के ऊपर हमला हो जाता है, इन सब स्टेशंस के ऊपर हमला हो जाता है, तब हम क्या करेंगे? इस सिनेरियो से बचने के लिए भारत के पास एयर बेस्ड लॉन्चर्स भी होने चाहिए। तो इंडिया के पास जैगुआर विमान है,
मिराज 2000 है, और जो हमने नए इंटीग्रेट किए राफेल फाइटर स्क्वाड्रंस, उनसे भी हम न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ सकते हैं, वहां से भी हम न्यूक्लियर हमले का जवाब दे सकते हैं। यानी कि लैंड बेस्ड अगर सब कुछ खत्म हो जाता है तो हम एयर बेस्ड हमला कर देंगे, बट खुदा ना खास्ता अगर एयर बेस्ड भी सब कुछ खत्म हो जाए तो उसका जवाब देने के लिए हमारे पास सी बेस्ड कैपेसिटी भी होनी चाहिए। दिस वाज द मिसिंग लिंक, जो पहले भारत के पास नहीं था बट अब हमारे पास मौजूद है। अब हमारे पास आईएनएस अरिहंत है और हमारे पास आईएनएस अरिघाट है। ये न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सकती हैं। न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं जो K-15 मिसाइल्स को कैरी करती हैं, और जरूरत पड़ने पर यहां से भारत इनको लॉन्च कर सकता है। मतलब हमारे पास तीनों तरीके का डेटरेंस है, सी बेस्ड डेटरेंस भी है, एयर बेस्ड डेटरेंस भी है, लैंड बेस्ड डेटरेंस भी हमारे पास मौजूद है, और ये सभी मिलाकर भारत के न्यूक्लियर ट्रायड को पूरा करते हैं। अब इससे भी अगर मैं आगे बढ़ूं तो एक और डिबेट हमारे सामने है। इससे भी अगर मैं आगे बढ़ूं, एक और डिबेट हमारे सामने है कि भारत के पास कितने न्यूक्लियर वेपन होने चाहिए, कितने न्यूक्लियर वेपन जरूरी हैं, कितने न्यूक्लियर वेपन जरूरी हैं। खैर, इसका तो कोई आंसर किसी के पास भी नहीं है, लेकिन हां, अभी रीसेंट सिपरी की रिपोर्ट 2025 की अगर हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया के पास अभी 118 न्यूक्लियर वॉरहेड है, पाकिस्तान के पास 117 न्यूक्लियर वॉरहेड है, चाइना के पास 600 वॉरहेड्स हैं, और 24 तो चाइना ने डिप्लॉय भी कर रखे हैं रैपिडली यूज करने के लिए। चाइना के पास भारत से बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान के पास पहले थोड़े से हमारे से ज्यादा थे, बट लेटेस्ट रिपोर्ट में इंडिया का नंबर थोड़ा आगे बढ़ चुका है। बट खैर, न्यूक्लियर वेपन 100 ना तो 180 कभी यूज होगा किसी कंट्री का, ना 500 यूज होगा, ना 600 यूज होगा, और अमेरिका जो हजारों में बनाए बैठा है ना ही उसका यूज होगा। यूज होंगे तो मैक्सिमम एक दो, इससे ज्यादा तो आप यूज ही नहीं करोगे, क्योंकि वो दुनिया भर को खत्म करने के लिए कैपेसिटी रखते हैं। तो इसलिए ये सिर्फ डेटरेंस के लिए है, ये सभी के सभी यूज नहीं होने वाले। बट एक दिक्कत है, ये सभी मिलकर एक न्यूक्लियर रेस को पैदा करते हैं। न्यूक्लियर रेस में क्या होता है, हर कंट्री हथियार बनाने पर पैसा ज्यादा खर्च करता है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर पैसा ज्यादा खर्च करता है, बट उस पैसे का इस्तेमाल स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल्स में भी किया जा सकता था, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी किया जा सकता था। वहां पर कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्सपेंडिचर है वो कम होता है, और इस तरीके का मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ता है। इसलिए हम इस रेस को सपोर्ट नहीं करते हैं। बट हां, हमारे पास एक टू फ्रंट चैलेंज तो जरूर है। एक तरफ इस्लामाबाद है, एक तरफ बीजिंग है, और बीच में बचा हुआ है भारत। और बीजिंग और पाकिस्तान दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ सांठ गांठ करके बैठे हुए हैं। इस टू फ्रंट वॉर से बचने के लिए हमारे पास ये 180 वॉरहेड जो है वो डेटरेंस का काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ ही अगर हम बात करें, क्या इंडिया के पास जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है वो ऐसे ही आगे चलनी चाहिए, या अब हम इसको बदल दें, अब हमको इसको चेंज कर देना चाहिए? देखो, रिसेंटली कुछ साल पहले इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये स्टेटमेंट दिया था कि जरूरी नहीं है कि भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर ही आगे बढ़ेगा। भारत को समय के साथ इंटरनेशनल जो सारा सिनेरियो चल रहा है उसको देखते हुए मे बी वी कैन चेंज आवर न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर हम मेंटेन करते हैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को तो हमारा मोरल ग्राउंड जो है वो अच्छा रहता है। हमारा जो इंटरनेशनल जो सिंबोलिज्म है, जो हमारा प्रतीक है, जो हमारी इज्जत है कि हम रिस्पॉन्सिबल देश हैं, वो उसके थ्रू मेंटेन रहता है। ठीक है, हमने बड़ी मुश्किल से दुनिया भर के अंदर क्रेडिबिलिटी को हासिल किया है दैट हम एक अच्छे देश के रूप में काम कर रहे हैं, एक मेच्योर डेमोक्रेसी के रूप में काम कर रहे हैं, वो भी मेंटेन रहता है। बट साथ में जो एक्सीडेंटल एस्केलेशन है उसको भी ये रिड्यूस करता है कि एक्सीडेंटल एस्केलेशन या न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर रेस नहीं होनी चाहिए। ये सब फायदे हैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के। लेकिन इसके आर्गुमेंट्स जो अगेंस्ट है, जो कहते हैं कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को भारत को चेंज कर देना चाहिए, वो क्या आर्गुमेंट्स हैं? कि भैया, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब है कि भारत पर हमला होने के बाद भारत हमला करेगा। ये कहां का संविधान, ये कहां का कह लो कि इंसाफ हो गया कि पहले आओ हमें बर्बाद कर दो और उसके बाद हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो ये थोड़ा सा कैटेस्ट्रोफिक है कि फर्स्ट स्ट्राइक तो आपको झेलने ही झेलनी पड़ेगी। तो इसमें फर्स्ट स्ट्राइक अगर भारत के ऊपर होती है, फिर भारत मैसिव रिटेलिएशन करता है, तो उस केस में भी तो दुनिया भर के ऊपर इसका बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा। भारत को अगर पता चल जाए, इंटेलिजेंस से हमको खबर आ जाए कि पाकिस्तान या चाइना हमारे ऊपर जस्ट न्यूक्लियर अटैक करने वाला है,
क्या उस केस में भी हम बैठे रहेंगे और हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को ही यूज करेंगे, और जब हमको पता है कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है, हम अपने नागरिकों को मरने देंगे और तब हम जाकर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के तहत मैसिव रिटेलिएशन करेंगे? तो आर्ग्यूमेंट्स चेंज करने के फेवर में भी आते हैं, आर्ग्यूमेंट्स नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को आगे बढ़ाने में भी आते हैं। यहां पर हमको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, दुनिया के बदलते हुए सिनेरियो को देखते हुए, इंडिया के इतने पुराने न्यूक्लियर स्टांस को देखते हुए, हमारी इस डिप्लोमेसी को देखते हुए, हमको क्या कदम उठाना है, क्या कदम नहीं उठाना है। सरकार इसके ऊपर फैसला करेगी। सरकार पर ज्यादातर चांसेस यही हैं कि इसी चीज को ही आगे बढ़ाया जाएगा। भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को चेंज नहीं करेगा, बिकॉज वी आर अ रिस्पॉन्सिबल नेशन। ठीक है, अब इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस पूरे सिनेरियो को कंक्लूड करूं, तो यहां पर एक फुल सर्कल आता है। अब मैं आपको क्रोनोलॉजिकली जो जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल समराइज वे में दोबारा बता देता हूं, ताकि आपको रिवाइज करने में मदद रहे। देखो, 1947 स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी शुरू हुई थी। स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी में हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे। हम ये नहीं कह रहे थे कि हथियार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। ना तो हमने बोला कि हम हथियार बनाएंगे, ना हमने बोला कि हम हथियार नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ न्यूक्लियर रिसर्च करेंगे, हमने ये बोला। स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी 47 में शुरू हुई, 1974 तक वही स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी को हमने मेंटेन किया। फिर 1974 में पॉलिसी को चेंज किया और हमने अपने पहला टेस्ट किया, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। हमको ग्लोबली आइसोलेट किया गया। उसके बाद हमने अपनी पॉलिसी को चेंज किया, स्टांस को चेंज किया, और हमने अपनी पॉलिसी का नाम डाला रिसेस्ड डेटरेंस। 74 से लेकर 98 तक इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। ना ही इंडिया ने बोला कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है। हमने बोला हमने तो पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था। हमने दुनिया को यह बोला कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वेपन बनाने की क्षमता है ना, पर हमने उसका वेपन बनाया नहीं है, उसको डिप्लॉय किया नहीं है, उसका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। बट फिर 1998 आया, इंडिया ने ऑपरेशन शक्ति किया, 5 टेस्ट किए, अपने आप को एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट घोषित कर दिया, सैंक्शंस को फेस किया। बट उस सैंक्शन से हम बाहर निकले। 2008 में इंटरनेशनल रिहेबिलिटेशन इंडिया का हुआ, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का वेवर मिला, इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुई। फिर अगले डेकेड के अंदर इंडिया जापान सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुई, और 2024 में इंडिया ने अपना क्रेडिबल ट्रायड बना लिया। इंडिया एक रिकॉग्नाइज्ड पावर बन गया, और अभी भी हम ऑनगोइंग चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। इंडिया ने बेसिकली वो किया जो और किसी कंट्री में करने की हिम्मत नहीं थी। अपनी ही शर्तों पर, बिना एनपीटी को ज्वाइन किए, बिना सीटीबीटी को ज्वाइन किए, बिना एनएसजी के मेंबर बने, इंडिया ने अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर कंट्री डिक्लेयर कर लिया। अब पूरी जर्नी समझ में आ चुकी है आपको? पूरी जर्नी अगर आपको समझ में आ गई है, तो अब 2-3 क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए प्रीलिम्स ओरिएंटेड, उनको डिस्कस कर लेते हैं, और आज की इस वीडियो को फिर हम एंड करते हैं। देखो, बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है पहला, प्रीलिम्स ओरिएंटेड। पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट ईयर डिड इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कोड नेम्ड स्माइलिंग बुद्धा? कौन से साल में हुआ था स्माइलिंग बुद्धा? पता है आप सबको कौन से साल में हुआ था? 1974 में हुआ था। बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूं, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम? हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम? विक्रम साराभाई, या सीवी रमन, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा? ऑब्वियसली द आंसर इज डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इज कॉल्ड एज फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूं, What was the code name for India's nuclear test in May 1998? May 1998 जब हमने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या ऑपरेशन व्हाइट सी था? उसका नाम क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार था? उसका नाम क्या ऑपरेशन विजय था? नहीं, तीनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, 1998 में जो इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का पूरा क्लास, जिसमें हमने इंडिया की न्यूक्लियर जर्नी की इवोल्यूशन को समझा, अच्छे से समझा, और हाँ, जो सारी की सारी चीज को समझ पाए, जो कंक्लूजन पर आ पाए, जो इस पूरे सिनेरियो के अंदर इंडिया ने कैसे अपने आप को बड़े अच्छे से वेव थ्रू किया, वो समझ पाए, वो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताना। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए, बर्निंग इश्यूज पर वीडियोस देखते रहने के लिए परचम क्लासेस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मेरा नाम है राही मेहता, मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।